जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 84। आज के लेक्चर में एज यूजुअल प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद रिलाइंग ऑन अदर्स या यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स में हम नेक्स्ट प्रोफेशनल को स्टडी करेंगे जो कि है एक्सपर्ट। चैप्टर 18 में दो एक्सपर्ट्स का जिक्र किया गया है कि हम अपने ऑडिट के दौरान में इन दो एक्सपर्ट्स के वर्क को कैसे यूज कर सकते हैं। उनमें से एक है इंटरनल ऑडिटर और एक है एक्सपर्ट। इंटरनल ऑडिटर को यूज करने के दो तरीके हैं, उसके वर्क से बेनिफिट उठाने के दो तरीके हैं। एक यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और एक डायरेक्ट असिस्टेंस। हमने इंटरनल ऑडिटर के बारे में अपनी डिस्कशन कल कंप्लीट कर ली थी, दोनों तरह से यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्ट असिस्टेंस में। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। अगर जो डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट करना होता है, हमने उनकी एक तरह से परमिशन लेनी होती है। अगर वो मना कर दे तो फिर हम डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, उस सूरत में नहीं कर सकते। नहीं, स्कोप लिमिटेशन की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि डायरेक्टर्स हमें हमारा काम करने से नहीं रोक रहे, ठीक है, वो अपने स्टाफ अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं। ये स्कोप लिमिटेशन नहीं होगी, डायरेक्टर पे परमिशन देना लाजमी नहीं है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? होम असाइनमेंट की तरफ चले। चलिए होम असाइनमेंट में सबसे पहले रिवीजन वाला हमारा चैप्टर कौन सा था आज? चैप्टर 8। तो क्वेश्चंस किया कितने स्टूडेंट्स ने चैप्टर 8 के क्वेश्चंस किए हैं? चैप्टर 8 के क्वेश्चंस किए हैं सिर्फ 8-10 स्टूडेंट्स ने। इसका मतलब बाकियों ने क्वेश्चन नहीं किए तो रिवीजन भी नहीं की होगी, तो कोई फायदा नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस चैप्टर्स के हैं, इसको छोड़ दें इस प्रैक्टिस को, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। 25 जुलाई को सिलेबस खत्म कर देते हैं। नहीं, रिवीजन करनी है तो क्वेश्चन क्यों नहीं करते आप लोग? टेस्ट था तो ये भी तो आपने ये तो पहले तैयार किया होगा ना, ये सिर्फ देखना ही होता है। इसमें कितने 10 से 15 मिनट लगते हैं सिर्फ, ऐसे ना करें। वॉल्यूम 2 चैप्टर 8 क्वेश्चन 1। रिक्वायरमेंट में कहते हैं लिस्ट द मैटर्स रिलेटेड टू द गिवन सिनेरियो ओनली व्हिच यू वुड लाइक टू इंक्लूड इन द एंगेजमेंट लेटर अलोंग विद देयर जस्टिफिकेशन। जरा बताइए इस सिचुएशन के लिहाज से एंगेजमेंट लेटर में आप कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे। तो एंगेजमेंट लेटर में जितने भी एलिमेंट्स याद किए सारे फिट कर दूं? गलत होगा, 0 नंबर मिलेगा। क्यों? उसने कहा है सिर्फ सिनेरियो से रिलेटेड। मुझे बात बताओ, याद ऑडिट आपको याद है एलिमेंट कौन कौन से होते थे? 5 रिक्वायर्ड एलिमेंट्स थे और 5 बाकी वाले थे, वो कुछ एंगेजमेंट में आते हैं जब रेलेवेंट हो, कुछ में नहीं आते। You are the audit manager in the firm of chartered accountants. Your firm has been appointed as the auditor of a listed company. Has been appointed को अंडरलाइन करें, क्या पता चला? फर्स्ट ऑडिट है, इसका मतलब प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर सेंड करना है। तो प्रीडिसेसर ऑडिटर से रिलेटेड जो हम इजाजत लेते हैं एंगेजमेंट लेटर में उसको लिख दें कि हमें प्रीडिसेसर ऑडिटर को एंगेज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड भी और एक्सेप्टेंस के बाद भी उसकी जरूरत पड़ती है ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने में। तो प्रीडिसेसर ऑडिटर के हवाले से एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड कर दिया जाए रेफरेंस। चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट हो गया हमारा। ऑफ ए लिस्टेड कंपनी रुस्तम रईस लिमिटेड आरएल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। यहां तक हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट आया जो एंगेजमेंट लेटर में रेलेवेंट है, वो है इनिशियल ऑडिट ओपनिंग बैलेंसेस के हवाले से प्रीडिसेसर ऑडिटर। आरएल हैज बीन पब्लिशिंग देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन 1 मंथ ऑफ द ईयर एंड हैव स्ट्रिक्ट डेडलाइंस फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। अब ये दूसरा प्रॉब्लम आ गया, क्या? ये स्ट्रिक्ट डेडलाइन इंटरिम ऑडिट, क्या इसके लिए एंगेजमेंट लेटर में लिखने की जरूरत होती है? इंटरिम ऑडिट अगर आपने करना है क्लाइंट से इजाजत लेने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत। एंगेजमेंट लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। एंगेजमेंट लेटर में ये इंटरिम ऑडिट की बात नहीं, वो तो हमारा सोल्यूशन है ना, क्या करना है। क्या डेडलाइंस जो एग्री हुई हैं ये एंगेजमेंट लेटर में लिखनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि डेडलाइन क्रिटिकल है। तो अगर हम समझते हैं कि 1 महीने में के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे तो हम इस ऑडिट को एक्सेप्ट करते हैं, वरना नहीं करते। उसने जाहिर कंसीडर कर लिया होगा इसलिए एक्सेप्ट किया, उसने अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम डेडलाइन, अहम इंफॉर्मेशन क्या उसने बताई, तो डेडलाइन क्या एंगेजमेंट लेटर में मेंशन करनी चाहिए? बिल्कुल, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फर्दर दिस ईयर आरआरएल हैज चेंज्ड इट्स काउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रीवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंट्स आ गए। एक एक्सपर्ट, शाबाश। दूसरा चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी हो जाए, रिपोर्ट में इंपैक्ट आता है? कोई रिपोर्ट में कुछ चेंजेस आते हैं क्या? की ऑडिट मैटर पैराग्राफ आएगा, तो क्या इसका रेफरेंस हमें एंगेजमेंट लेटर में भी लिख देना चाहिए कि इस इशू की वजह से की ऑडिट मैटर भी आ सकता है? और फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी लिखना है। वो क्यों? कि क्या ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी उसके मुताबिक एप्रोप्रिएट है भी कि नहीं। तो इस एक लाइन ने हमें 3 पॉइंट्स दे दिए। ये जो चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी ने हमें 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमने देखना है एक्सपर्ट को एंगेज करना है वेरिफिकेशन के लिए, हो सकता है
रिवैल्यूएशन मॉडल है। दूसरा, इसकी इसकी काउंटिंग और डिस्क्लोजर ठीक हुए कि नहीं, ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो मेंशन करेंगे दूसरा, और फिर जब सारी चीजें हो जाएंगी फिर इसके बाद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी तो आएगा। तो जो चीज रिपोर्ट पे इंपैक्ट हो रहा हो, इफेक्ट हो रहा हो जिस चीज की वजह से, क्या उसे एंगेजमेंट लेटर मेंशन करना चाहिए? ये पढ़ा था ना हमने, किस वाले पॉइंट में पढ़ा था? एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। तो इस मैटर की वजह से चूंकि कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में चेंज आ रहा है, की ऑडिट मैटर नया आ रहा है, तो इसे भी एंगेजमेंट लेटर में हमें इंक्लूड करना चाहिए। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, स्टैंडर्ड ने हमें लिस्ट दी है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ऑडिटर समझता है ना कि उस लिस्ट के अलावा भी कोई चीज रेलिवेंट है, वो भी एंगेजमेंट लेटर में लिख सकते हैं, मना नहीं है। इन चीजों को तो लाजमी कंसीडर करना है, लेकिन उसके अलावा भी, जैसे डेडलाइन के बारे में उसने जिक्र किया हुआ, वैसे किस जगह पे जिक्र किया? प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में। ठीक है, कि हमने वो प्लानिंग के जो ब्रॉड मैटर्स हैं वो डिस्कस करना। क्लियर इस क्वेश्चन में की प्रॉब्लम? ये कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर पे केस स्टडी बनाई उसने। इसमें सबसे अहम चीज जो समझने वाली थी वो ये कि कंटेंट्स को हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, वो गलत होगा। उसने केस स्टडी बनाई और रिक्वायरमेंट में क्लियरली लिख लिया रिलेटेड टू गिवन सिनेरियो ओनली। तो आपने सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट्स को इंक्लूड। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असाइनमेंट का इस चैप्टर में से क्वेश्चन 4। अच्छा, ये भी आई कि आपने 2-3 दफा इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन टच किया इसी स्टाइल में। Strawberry Pakistan Limited SPL was incorporated on March 1st, 2011. The directors of SPL are in process of appointing the first statutory auditor of the company. They have requested your firm to submit proposal for statutory audit assignment. A partner of your firm has asked you to draft the proposal after assessing whether the precondition for the audit exist. Precondition for the audit exist. ठीक है? Precondition for the audit क्या है? याद है मेरा भाई? मेरा भाई बताए precondition for audit क्या है? शाबाश। नहीं बताना, बता दे यार मेहरबानी, मैं तुझे बताता ना आपको, मुझे भी बता दे। पीछे से लेक्चर पेंडिंग है, ऐसे ना करो यार, कब कवर करेंगे? खुदा क्या मर्जी है आपकी। प्री कंडीशंस क्या या फिर आपके मुताबिक हो? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, और दूसरा मैनेजमेंट एग्री करे प्रीमाइज ऑन व्हिच ऑडिट इज कंडक्टेड। अच्छा, एक मिलता जुलता कंसेप्ट और भी था, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, लेकिन प्री कंडीशन तो आपको आता नहीं है, तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी पूछ के शर्मिंदा थोड़ी करना आपको। पढ़ा था कहीं हमने? प्लानिंग एक्टिविटीज भी था, वो कहां पढ़ा था? वो तो आपको याद होगा ना, प्लानिंग एक्टिविटीज में 2 काम करने थे उसमें भी। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर तो याद होंगे। अच्छा, थ्रेट्स अलग क्वेश्चन है। एक्सेप्टेंस स्टेज पे थ्रेट्स क्या होंगे वो टेबल है, और एक्सेप्टेंस स्टेज पे प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करना है वो ऊपर 4-5 है, क्योंकि प्रोसीजर्स वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं, थ्रेट्स कोड ऑफ एथिक्स में लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में अगर एक्सेप्टेंस का वर्ड आ गया, उसके बाद दूसरी चीज आपने देखनी है थ्रेट का वर्ड आ रहा है कि प्रोसीजर का वर्ड आ रहा है। थ्रेट का वर्ड अगर आ गया तो उसका मतलब आपने टेबल वाली बात लिखनी है, प्रोसीजर का वर्ड आया तो 4-5 ऊपर वाले पॉइंट थे। चलिए, ये तो हमने किसी ना किसी तरीके से कर लिया प्री कंडीशन फॉर ऑडिट। What are the steps that you would perform in order to ensure that preconditions for the audit exist? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, दोनों प्री कंडीशन के इकट्ठे प्रोसीजर है ना? अलग अलग हैं। पहली प्री कंडीशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, कैसे कंसीडर करेंगे इसको? कैसे इंश्योर करेंगे प्रेजेंट है? कैसे? और मुतमिन होकर नहीं बैठना, मुझे बताना है जवाब इसका। मेरे भाई, मैं अपने भाई से सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ। नहीं पता, क्यों नहीं पता? ये रिवाइज नहीं किया, याद किया था। हाँ, ये मेरा भाई बताएगा, शाबाश। ऑडिटर चेक करेगा मैनेजमेंट या फिर अडॉप्ट किया कि नहीं, मैनेजमेंट के अडॉप्ट किया या फिर अडॉप्ट करना था, कौन सा कोई बच्चा अडॉप्ट करना था। यार ऐसे थोड़ी, नहीं कोई ऐसी बात भूखी मारी मैं। क्यों नहीं याद करते आप यार? टेंशन, छोटे छोटे सवाल नहीं, मर्जी आप, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह हिम्मत दे भाई आपको ऐसे। चले तो ऑडिटर शैल इंश्योर वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। शाबाश, बेहतरीन। अच्छा, और दूसरा प्री कंडीशन क्या था? के ऑडिटर शैल इंश्योर वेदर मैनेजमेंट एग्रीज ऑन प्रीमाइस बाय ऑब्टेनिंग रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, बाय ऑब्टेनिंग रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम दैट it accepts its responsibility for the preparation of financial statement for internal controls. शाबाश, बेहतरीन। See, discuss whether your firm may or may not accept the assignment
if one of the precondition for the audit is not present. अच्छा अब कह रहा है if one of the precondition is not present, इसका मतलब क्या है कि कोई एक precondition डिस्कस है, फिर दोनों को कि अगर ये वाली precondition present ना हुई तो course of action ये होगा और वो वाली precondition present ना हुई तो ठीक है बताना। तो अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम एक्सेप्टेबल नहीं, सॉरी पहले इजी वाला कर लेते ना, मैनेजमेंट प्रीमाइस पे एग्री नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो हाँ, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट प्रपोज्ड एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, और रिक्वायर्ड बाय लॉ से फिर अगली कहानी थी क्या, हाँ, इफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है, ऑडिटर कैन एक्सेप्ट एंगेजमेंट इफ मैनेजमेंट एक्सेप्ट फॉलोइंग कंडीशन। तीन कंडीशन कौन सी थी, एडिशनल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट एग्री एडिशनल डिस्क्लोजर, और टर्म्स ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेगा, और ट्रू एंड फेयर व्यू का फ्रेज रिपोर्ट में यूज नहीं होगा। चलिए भाई, फॉर्म की प्रॉब्लम तो नहीं, ये इस तरह का क्वेश्चन आई आपने 2-3 दफा पूछा, ये आई आपका फेवरेट है, इस क्वेश्चन को टिक कर ले, इसमें अच्छे कांसेप्ट्स हैं, ये आपका चैप्टर की रिवीजन करवाता है। साल्ट एंड पेपर, अच्छा ये आई आपका क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपके 3 चैप्टर्स को कवर कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्टार्ट करें जी, पहले इंफॉर्मेशन, साल्ट एंड पेपर एंड कंपनी, ओके, रिक्वायरमेंट। अच्छा रिक्वायरमेंट में फिर आपने ये टिक करना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है जो आप एज इट इज लिख सकते हैं, अभी भी आंसर कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी है जो केस स्टडी है जो कि पढ़ने के बाद। Describe the steps that Salt and Pepper should take in relation to cinnamon prior to accepting the audit. Audit accept करने से पहले क्या steps लेने चाहिए? ये कौन? हाँ जी, वो procedures या threats? Procedure शाबाश, acceptance का वर्ड भी है जिसे मैं पता चल गया चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस स्टेज में पूछ रहा है, और चूंकि थ्रेट्स का नहीं उस लफ्ज इस्तेमाल कर रहा तो प्रोसीजर की बात 4-5 ये तो सीधा फिट हो गया क्वेश्चन मार्क। टू कंफर्म वेदर प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट आर इन प्लेस, ये भी नहीं पढ़, अच्छा इसमें प्री कंडीशन को एक लिखेंगे कि दोनों के बारे में लिख देंगे, लेकिन मार्क्स कम है मेरे ख्याल है, मैनेज कर लेंगे आप, लिख लेंगे सारा 3 नंबर के साथ, शॉर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ा तो कर लीजिएगा। स्टेट 4 मैटर दैट शुड बी इंक्लूडेड विद इन एन एंगेजमेंट लेटर। अच्छा यहाँ पे मुझे सोच के बताइए, क्या इसमें कोई से भी हम मैटर्स लिख सकते हैं या कि जो ऊपर केस स्टडी में कोई इंफॉर्मेशन, यहाँ पे उसने कहा ही नहीं कि इन अबव सिचुएशन, उसने इस रिक्वायरमेंट को ऊपर वाले केस के साथ रिलेट ही नहीं किया, ठीक है, हाँ, दैट शुड बी इंक्लूड, कोई से भी लिख सकते हैं, कोई से भी लिख सकते हैं, हाँ, 4 मैटर्स हैं। सी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 एथिकल रिस्क। अच्छा एथिकल रिस्क की टर्म गलत है, एथिकल रिस्क की बजाय होना चाहिए एथिकल थ्रेट्स। ऑडिट रिस्क होता है, एथिकल रिस्क दुनिया में कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है, लेकिन बहरहाल उसने यूज कर लिया, आप समझ तो गए होंगे। एथिकल रिस्क, एथिकल प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज फ्रॉम द अबव एक्शन ऑफ साल्ट एंड पेपर एंड कंपनी, जो कि फ्रॉम द अबव एक्शंस, लिंक कर दिया, ऊपर से पढ़ के बताओ। सेकंड, फॉर ईच एथिकल रिस्क एक्सप्लेन द स्टेप्स व्हिच साल्ट एंड पेपर एंड कंपनी शुड अडॉप्ट टू रिड्यूस द रिस्क, यानी कोर्स ऑफ एक्शन बताना। अब आप खुद बताइए, इसमें जो भी सिचुएशन हमें मिलेगी उसका तादाद बताइए, 5, टोटल नंबर है 10, कल इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, मुझे बताइए कि हम इसे हर सिचुएशन को कंप्लीट डिस्कस करें, जैसे हमने पढ़ा, जैसे हम 6-7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो थ्रेड्स को एक्सप्लेन करते हैं, सिग्निफिकेंस के फैक्टर, और फिर सारे के सारे सेव, वैसे करना चाहिए, वैसे करेंगे तो 6-7 सफों पे सोल्यूशन चला जाएगा, ऐसे नहीं कर, ये कंटिन्यूअस केस स्टडी है, इसमें हमने टेबल फॉर्म में करना है, थ्रेड को लिखे, लिंक कर दे सिचुएशन के साथ, किस वजह से ये थ्रेड राइज हो रहा है, थ्रेड को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सिग्निफिकेंस के फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं, इवन सेफगार्ड भी सारे लिखने की जरूरत नहीं, 2 सेफगार्ड लिखे खत्म, 2 से ज्यादा नहीं लिखने, 2 से ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है जी। अच्छा अब इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब है ए और बी रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन थे, सी है केस स्टडी जिसमें हमने एथिकल इश्यूज ढूंढने हैं और एक 2 उसका सेफगार्ड भी बताते जाने हैं, प्रोबेबली 1 नंबर थ्रेड्स आइडेंटिफाई करने का होगा और 1 नंबर उसका सेफगार्ड बताने का, ठीक है। थ्रेट की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वो अच्छा थ्रेट उसमें लिखा हुआ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेट, हाँ, एक लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बिल्कुल, तो 1 नंबर आ जाएगा हमारा थ्रेट और एक्सप्लेनेशन का, आधा नंबर थ्रेट का, आधा एक्सप्लेनेशन का, और फिर 1 नंबर सेफगार्ड्स का। स्टार्ट करते हैं। साल्ट एंड पेपर is a firm of certified accountants which has seen its revenue decline steadily over the past few years. The firm is looking to increase its revenue and client base, and so has developed a new advertising strategy where it has guaranteed that its audits will minimize disruption to companies as they will not last longer than 2 weeks.
गारंटी दे रहा है कि 2 हफ्तों से ज्यादा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई एथिकल इशू है? क्या एथिकल इशू है? ये कमिटमेंट अनरियलिस्टिक कमिटमेंट है, इसे अनरियलिस्टिक कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। ये तो थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में पढ़ी कभी नहीं हुई, लेकिन क्या इससे आपको ये थ्रेट सामने आ रहा है कि फर्म अब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हो सकता है ना कर पाए? तो 2 हफ्तों में थोड़ी हो सकता है, कुछ छोटे मोटे क्लाइंट 2 हफ्ते में निमट भी जाए, लेकिन हर क्लाइंट को तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 हफ्ते के अंदर। और मिनिमाइज डिसरप्शन का मतलब है कि हम उनसे पूछ ही नहीं सकेंगे, ज्यादा सवाल जवाब कर ही नहीं कर सकते, ये कमिटमेंट कर रहा है। तो ये थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट डेडलाइन और सफिशिएंट इंक्वायरी ना करने की वजह से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सकेगा। क्लियर? अच्छा, ये वो सिचुएशन है जो हमने पहले नहीं पढ़ी, लेकिन आपने क्या थ्रेट पिक कर लिया? आपको ये तो फौरन क्लिक कर गया होगा ना कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ हमने ये सोचना है इससे थ्रेट कौन सा राइज होता है। अच्छा, थ्रेट याद रखिएगा, थ्रेट ये भी होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटीमिडेट, ये भी थ्रेट है। और प्रिंसिपल्स का कंप्लाई ना करना, ये भी थ्रेट है। यानी अगर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर मीट नहीं हो रही, थ्रेट है। हमारा टीम मेंबर किसी आउटसाइड पर्सन को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है क्लाइंट की, ये भी थ्रेट है। ये थ्रेट टू कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो थ्रेट है ही। प्रिंसिपल का मीट ना होना किसी सिचुएशन में, ये भी थ्रेट है, ध्यान में रखिएगा। तो थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एग्री करते हैं? चलिए, ऑब्जेक्टिविटी का थ्रेट तो नहीं है इस इंफॉर्मेशन से, इंडिपेंडेंस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या इंटेग्रिटी का, क्लाइंट इंटेग्रिटी का, वो भी नहीं, अभी क्लाइंट का जिक्र ही नहीं किसी। फिर आगे चलते हैं। In addition, Salt & Pepper has offered all new audit clients a free accounts preparation service for the first year of the engagement, and believe that time spent on the audit will be reduced if the firm has produced the financial statements. बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होगा। सेफगार्ड क्या है? सेफगार्ड क्या है इसके? लिस्टेड कंपनीज को प्रोवाइड ही नहीं करने, अनलिस्टेड कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक दो सेफगार्ड बताएं कि मैंने सेपरेट टीम हो, मैनेजरियल डिसीजन नहीं करने, और याद है कुछ और भी बातें थी, रूटीन नेचर के, मैकेनिकल नेचर के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी बात लिखी थी। चलिए, अनलिस्टेड के तो इसको 2 हिस्सों में लेके जाएंगे, लिस्टेड के लिए भी बताएंगे क्योंकि इसके क्लाइंट लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी। अच्छा, फ्री सर्विस देने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस अगर चार्ज कर रहे हो तो ये अंडर कटिंग की तरह, ये मैं आपकी जजमेंट पे छोड़ता हूं, इसको अंडरलाइन कर लें। इससे अंडर कटिंग का रिस्क राइज हो सकता है क्योंकि आप कम फीस चार्ज करके क्लाइंट, देखें प्रोविजन की रूह को समझे, रूह क्या है उसकी, कि कहीं एक फर्म कम फीस चार्ज करके क्लाइंट को अट्रैक्ट अपनी तरफ ना करे कम फीस के जरिए, तो उसमें अंडर कटिंग का थ्रेट अराइज हो जाता है। लेकिन चूंकि वो ऑडिट के केस में नहीं, नॉन इंश्योरेंस सर्विस के केस में ये कह रहा है, तो मैंने इसको अंडरलाइन करके साइड पे कर लिया। एंड पे अगर मेरे थ्रेट पूरे ना हुए तो मैं इसको अंडर कटिंग से रिलेट करके डिस्कस कर दूंगा, वरना अभी फिलहाल मेरे सिर्फ 2 थ्रेट अराइज हो गए अभी तक। कौन कौन से? कॉम्पिटेंस वाला और काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज वाला। नेक्स्ट, the firm is seeking to reduce audit cost and has therefore decided not to update the engagement letter of existing clients on the basis, अच्छा देखिए डिसीजन गलत नहीं है। जैसे हमने आपका सैमनी की केस स्टडी की थी जिसमें उसने कहा था कि मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल 100% टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करूंगा क्योंकि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में डेविएशन है वो अनएक्सेप्टेबली हाई है, कुछ इस तरह की केस स्टडी थी। अच्छा, उसमें जो डिसीजन था ना उसका, वो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड ने मना किया, यानी 100% कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स की बेस पे कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। उसी तरह एंगेजमेंट लेटर आप स्किप कर सकते हैं, एक साल पहले साल दे दिया ना, आपको याद है हमने कंसल्ट पढ़ा था रिकरिंग ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर, न्यू एंगेजमेंट इशू करने की जरूरत है। हमने कहा अगर फ्रेमवर्क चेंज हो, मैनेजमेंट चेंज हो, बिजनेस चेंज, तो उस सूरत में एंगेजमेंट इशू भरना नहीं। यहां पे कह रहा है कि एंगेजमेंट लेटर हमने फैसला किया है कि अपडेट नहीं करेंगे, ये फैसला कर सकते हैं, लेकिन इसकी बेसिस क्या होनी चाहिए? नो चेंज इन मैनेजमेंट, नो चेंज इन फ्रेमवर्क, नो चेंज इन बिजनेस, नो स्पेशल टर्म वगैरह वगैरह। लेकिन वो बेसिस क्या बता रहा है? ऑन द बेसिस दिस लेटर्स डू नॉट टेंड टू चेंज मच ऑन ईयरली बेसिस, ठीक है, कि ये ईयरली बेसिस पे चेंज नहीं होते। और इन ऑर्डर द फर्म सीकिंग टू रिड्यूस कॉस्ट को कम करने के लिए कह रहा है कि हम एंगेजमेंट लेटर को सेंड नहीं करेंगे, ये गलत है, ठीक है। ये कोड ऑफ ये आईएसए की वायलेशन है, आईएसए की वायलेशन है। इसमें एंगेजमेंट लेटर
इसे स्किप तो कर सकता है लेकिन कॉस्ट के बेस पे नहीं, चेंज इन बिजनेस, चेंज इन मैनेजमेंट के बेस पे। ठीक है, अच्छा ये इशू तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ये इशू, हाँ जी, ये किस थ्रेड से रिलेट करता है? ये प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर से, इंटेग्रिटी, नई क्लाइंट की ऑब्जेक्टिविटी का भी मसला है, कॉन्फिडेंशियल, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। हाँ जी, कि ध्यान से काम नहीं किया, ड्यू केयर के साथ काम नहीं किया। ड्यू केयर के साथ काम रिक्वायर करता है ड्यू केयर कि आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स है स्टैंडर्ड्स वगैरह की वो पूरी करें। इसमें एक्सपेक्टेशन गैप बिल्कुल आ सकता है कि अगर एंगेजमेंट लेटर आप इशू नहीं करेंगे तो इससे एक्सपेक्टेशन गैप इंक्रीज होगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल ये रेलिवेंट होगा, लेकिन थ्रेट भी हमने लिखना है। थ्रेट कौन सा यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट है? प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। आगे चले जी। One of Salt and Pepper's existing client has proposed that his audit fee should be based on the percentage of their final pre-tax profit. Partner are excited about this option as they believe it will increase the overall audit fee. ये तो कंटीजेंट है, कौन सा थ्रेट आ गया? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो बताइए सेफगार्ड बताइए। एक्सेप्ट, अच्छा नहीं, सेफगार्ड में ये लिखना है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर, एक्सेप्ट ना करना भी एक सेफगार्ड है। और ये भी कह सकते हैं कि क्लाइंट के साथ चेंज टर्म्स, रिवाइज टर्म्स एग्री करनी चाहिए। ठीक है, रिवाइज टर्म्स क्या हो सकते हैं? लमसम फी एग्री कर ले या अर्ली बेसिस के ऊपर रेट्स एग्री कर ले कि हमारी टीम जितने और ऑडिट सर्विस ऑडिट करते हुए लगाएगी, हर आवर के बदले में इतने पैसे हम आपको बिलिंग करेंगे। कितने हो गए इश्यूज हमने जो आइडेंटिफाई किए? 4 हो गए। पहला कौन सा था? प्रोफेशनल कंपिटेंस वाला। ठीक है, सफिशिएंट टाइम नहीं ले रहे थे। दूसरा, बुक कीपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा, एंगेजमेंट लेटर सेंड नहीं कर रहे। फोर्थ, कंटिजेंट फी। आगे चलते हैं। Salt and Pepper has recently obtained a new audit client, Cinnamon Brothers Company, whose year end is 31st December. Cinnamon requires their audit to be completed by the end of February. However, this is very busy time for Salt and Pepper, and so it is intended to use more junior staff as they are available. Additionally, in order to save time and cost, Salt and Pepper have not contacted Cinnamon's previous auditors. अच्छा, previous auditor को letter send नहीं किया, भी कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन है, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। ठीक है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? प्रोफेशनल कंपिटेंस या ड्यू केयर का ही? ठीक है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी नहीं, प्रोफेशनल बिहेवियर भी नहीं। ठीक है, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। और जो जूनियर स्टाफ को हम हायर कर रहे हैं ज्यादा, ये भी प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। तो इसमें ज्यादातर थ्रेड्स जो रिलेट कर रहे हैं प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर से। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना कि प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर की हेडिंग देके सारे उसके नीचे लिख दे। नहीं, आपने अपने रूटीन की अप्रोच के मुताबिक चलना है। टेबल फॉर्म, लेफ्ट साइड पे इशू और उसकी एक्सप्लेनेशन, यानी इशू से मुराद के क्या है? कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर से, एंगेजमेंट लेटर नहीं इशू कर रहे, ये इशू लिखेंगे। और फिर जो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है वो लिखेंगे। ये इशू को जब आप लिंक कर देते हैं, यही एक्सप्लेनेशन है आपकी। जब आपने थ्रेट के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ इशू को लिंक कर दिया, यही आपकी एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके आगे आप सेफगार्ड्स लिखेंगे या जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, हर सिचुएशन का अलहदा से थ्रेट बताना है और अलहदा से उसका सेफगार्ड, इनको इकट्ठा नहीं करना। टेबल बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए टेबल आपको कहता हूं ताकि आपको दोनों तरह की केस स्टडी में फर्क पता चल जाए, किसमें ज्यादा लिखना है हर थ्रेड को, किसमें कम लिखना है। वरना टेबल बनाना जरूरी नहीं है। अगर आपको पता है कि आपने इसमें कंटिन्यूस केस स्टडी है, इसमें हर सिचुएशन को आपने कंप्लीट डिस्कस नहीं करना, क्योंकि 10 नंबर के साथ उसने 4 5 6 सिचुएशन पूछ लिए, ब्रीफली डिस्कस करना है, तो फिर आप टेबल के बगैर ऊपर नीचे लिख के पहले सिचुएशन की हेडिंग दे के उसके नीचे उसी के सिचुएशन को, उसके थ्रेड को और सेफगार्ड लिख दें, फिर अगली हेडिंग दे जो भी एथिकल इशू है उसके एक्सप्लेनेशन, और उसके इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में आपने कंप्लीट आंसर नहीं देना। उसकी रीजन क्या है? मार्क्स ज्यादा है, सॉरी मार्क्स कम है, थ्रेड्स ज्यादा है, लिखना। लैक ऑफ रिसोर्सेज में प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर का थ्रेट आ सकता है, जब रिसोर्सेज नहीं है या इन सभी। जी, शॉर्ट टाइम में ऑडिट करेंगे तो इससे इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन नहीं, इसे प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर करना। अच्छा, ये केस स्टडी भी अच्छी थी, हाईली रिकमेंडेड कि आप इस केस स्टडी को भी, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना स्ट्रॉबेरी वाला, वो आपका चैप्टर 8 की रिवीजन के लिए अच्छा था, और ये क्वेश्चन जो है ये आपका चैप्टर 5, 7 और 8 इन तीनों चैप्टर्स की रिवीजन के लिए अच्छा। नेक्स्ट अब हम करंट चैप्टर की तरफ चलते हैं। जी जी पूछिए मेरे भाई, क्या क्वेश्चन? जी भाई पूछिए, क्या क्वेश्चन है? नहीं भाई, तो किताब में ढूंढते हुए, प्यारे भाई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।
चले बाद में पूछ लीजिएगा। अच्छा, फहीम इज द ऑडिट मैनेजर ऑन ऑडिट ऑफ ब्लू बेल लिमिटेड BBL फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 which is in the planning stage. BBL has a well established internal audit function which reports directly to audit committee. Well established, इसका मतलब है सोर्सेज वगैरह दिए होंगे, अच्छे क्वालिफाइड लोग होंगे। रिपोर्ट्स टू ऑडिट कमेटी, ये भी अच्छी बात, दो बातें अच्छी एक सेंटेंस में। वेल एस्टैब्लिश्ड भी, रिपोर्ट्स टू ऑडिट कमेटी जो ऑब्जेक्टिविटी। स्टाफ ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हैव एडिक्वेट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड आर मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल काउंटिंग बॉडीज। कॉम्पिटेंस भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी है। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर, यूजिंग दी वर्क कर सकते हैं कि डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं? दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमने इंटरनल ऑडिट फंक्शन को वैल्यूएट करना होता है। ठीक है, अगर कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो कोई भी काम नहीं करवाना उससे। कंसीडरिंग द अबव, फहीम इंटेंड्स टू एंगेज इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर फॉर सर्टेन ऑडिट एरियाज। फहीम कह रहा है, हाँ, इससे हमें इंडिकेशन मिल रही है डायरेक्ट, क्योंकि वो उससे प्रोसीजर परफॉर्म करवा रहा है। जब हम उनसे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करवाते हैं अपनी डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू में, यही तो डायरेक्ट असिस्टेंस है। रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर प्रोवाइड एप्रोप्रिएट गाइडेंस टू फहीम टू असिस्ट हिम इन सेलेक्टिंग द एरियाज where direct assistance of internal auditors can be utilized. ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा है। अच्छा, पहली चीज ये, यहाँ पे सुनिए, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट्स ने क्या सोचा, ये और ये स्टूडेंट ने आगे मुझे बताया, सर मैंने ऐसे सोचा। कह रहे सर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में भी एरियाज बताए हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस में भी उसने एरियाज बताए हैं। सर ने क्लास में कहा था ध्यान से देखना, रिक्वायरमेंट में डायरेक्ट असिस्टेंस का वर्ड यूज हुआ है, तो डायरेक्ट असिस्टेंस के प्रोसीजर एरियाज लिखने हैं। लेकिन उसमें तो नेगेटिव लिस्ट है कि किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन नहीं करनी, और यहाँ पे पूछ रहा है किन एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी, तो ये तो पॉजिटिव लिस्ट पूछ रहा है। इसका मतलब है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की लिस्ट है ये, और वो लिख दें। क्या ये थिंकिंग प्रोसेस ठीक था? नहीं। जब क्लियरली उसने कह दिया डायरेक्ट असिस्टेंस, तो डायरेक्ट असिस्टेंस। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि सिखाया उसने नेगेटिव लिस्ट के साथ, पूछा पॉजिटिव के साथ, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे वो कंपनी लॉ में क्वेश्चन किया करते थे। क्या? डिफाइन पब्लिक कंपनी, डिफाइन पब्लिक कंपनी, तो क्या लिखेंगे? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, और फिर लिख देंगे पब्लिक कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। ऐसे करते थे। उसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे? नेगेटिव की लिस्ट दे देंगे उसको, फिर एंड में लिखेंगे इनके अलावा हर एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस। क्लियर हुआ किस तरीके से? डायरेक्ट असिस्टेंस का वर्ड आ गया, अब आपने डायरेक्ट असिस्टेंस के अंदर ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। अगर आप यूजिंग द वर्क वाली ऑप्शन की तरफ चले गए, एसएन आपका 0। क्लियर से? अच्छा, मेरा भाई बता दीजिए, और 100 रुपए इनाम पाइए। डायरेक्ट असिस्टेंस इधर मेरे भाई, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की एग्जांपल्स बता दे। डायरेक्ट असिस्टेंस सामने पढ़िए, याद कर ली फटाफट है। पूछ रहा यूजिंग किन एरियाज में इंटरनल ऑडिटर के वर्क को हम नॉर्मली यूज करते हैं? जहां जजमेंट इन्वॉल्व हो। अब रूल बता रहे हैं, एग्जांपल्स नहीं बता रहे। अच्छा, जहां जजमेंट इन्वॉल्व हो वहां यूज कर, खुदा रूल भी गलत, रूल भी गलत। भाई क्लियर हो गया आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है? कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। स्टार्ट उसने ऐसे किया जैसे केस स्टडी पूछेगा कि इवैल्यूएट करो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। मुझे स्टार्ट में ऐसे लगा, लेकिन एंड पे रिप्रोडक्शन निकली। State the matters to be documented by external auditor if he uses the internal auditors for providing direct assistance. अच्छा, तो सेम ही प्रोसीजर है, यूजिंग द फर्क है। एग्रीमेंट भी तो आ जाता है, वर्किंग पेपर रखने हैं अपने पास, वो भी तो आ जाते हैं। किसने डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू किया, उसका एविडेंस भी तो आना, वो यूजिंग, ये चीजें 3 चीजें यूजिंग द वर्क में थोड़ी आती है। ठीक है, और बेसिस, जिन बेसिस पे एरिया सेलेक्ट किए वो भी लिखना है। इंटरनल ऑडिटर की जो वैल्यूएशन की कंप्लीटनेस है, शाबाश। चलिए, ये थे हमारे इस चैप्टर के कल के क्वेश्चन। अब चलते हैं। अच्छा, अगर आपने यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिया है, उसके रूल्स, तो एक्सपर्ट भी वैसा ही है। बज़ाहिर दिखने में आपको लग रहा होगा चीजें ज्यादा हैं, लेकिन चीजें उसी पैटर्न पे हैं जिस तरीके से यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन, पहले इसका थीम सेट करना। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में 2 ऑप्शन थी। पहली ऑप्शन उसका किया हुआ काम है वो चेक कर ले, दूसरी आप अपनी ज़ेरे निगरानी उससे काम करवाएं। इंटरनल ऑडिटर के केस में 2 ऑप्शन दिए, एक्सपर्ट के केस में सिर्फ एक ऑप्शन है। गैस कर सकते हैं कौन सी? उसके वर्क को। और क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस काबिल नहीं है कि अपनी ज़ेर निगरानी उसको बता सके कि उसने क्या करना है। इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट के
केस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि इंटरनल ऑडिटर वाले केस में हम उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं जिसमें इंटरनल ऑडिटर एक्सपर्ट है जो, लेकिन एक्सपर्ट के केस में हम उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले कहता है डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एक्सपर्ट कहते किसको हैं? कहते हैं एक्सपर्ट का मतलब है हर वो पर्सन जो किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल रखता है सिवाय अकाउंटिंग और ऑडिट के, क्योंकि अकाउंटिंग और ऑडिट के एक्सपर्ट को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं, और वो हम खुद है, वो हम। तो एक्सपर्ट का मतलब किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट, हमारी फील्ड के अलावा, अकाउंटिंग और ऑडिट की फील्ड के अलावा, क्योंकि अगर अकाउंटिंग ऑडिट की फील्ड का कोई मसला है उस सिलसिले में एक्सपर्ट को एंगेज नहीं करना। एक केस स्टडी थी, वो पता नहीं किस आगे आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इसको वेरीफाई करना है, इसके लिए एक्सपर्ट को एंगेज करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये भी काम एक्सपर्ट ने करना है, तो भाई आपने क्या करना है, सिर्फ फीस लेनी है, ऐसे थोड़ी होगा। उसने असल में दो ऑप्शन दी थी, उसने कहा था बताओ इनमें से किस में एक्सपर्ट को यूज किया जाएगा। एक था प्रोविजन फॉर बैड डेट की वेरिफिकेशन और एक था रीवैल्यूड एसेट की वेरिफिकेशन। हमने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट का डिसीजन गलत है, इसमें एक्सपर्ट यूज नहीं होगा, ये तो काउंटिंग और ऑडिट के स्किल से वेरीफाई होगा। हाँ, जो रीवैल्यूड एसेट है उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक्सपर्ट को यूज करो, बिल्कुल करो। तो एक्सपर्ट की डेफिनेशन समझ आ गई आपको कि कोई भी पर्सन जो किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज स्किल रखता है सिवाय अकाउंटिंग और ऑडिट। अच्छा, एक्सपर्ट हमें क्या अजीब बात, क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के दौरान किसी ऐसी एक्सपर्टीज की, नॉलेज की, स्किल की जरूरत पड़ सकती है जो अकाउंटिंग ऑडिट के अलावा हो? एग्जांपल दीजिए। लिटिगेशन लॉयर की जरूरत पड़ती है, रिवैल्यूएशन वैल्यूअर्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा याद रखें, वैल्यूएशन एसेट्स की भी होती है, लायबिलिटीज की भी होती है। ये ना एग्जाम में लायबिलिटीज की वैल्यूएशन के कह दो आपका, ये पता नहीं कौन सा केस आ गया। फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन प्रॉपर्टी बिल्डिंग की हो सकती है, पेंशन लायबिलिटी की वैल्यूएशन भी हो सकती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आपने कभी ये बड़ा रिटायरमेंट पेंशन लायबिलिटी, इसकी कैलकुलेशन का तरीकाकार बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसमें वो पहले देखना पड़ता है एम्प्लॉय की फाइनल सैलरी, पेंशन पता है क्या होती है, एम्प्लॉय काम अब कर रहा है, पेंशन मिलेगी उसको 25 साल बाद, एस्टिमेट करना होता है 25 साल बाद इसकी लास्ट सैलरी क्या होगी, फिर इसको एस्टिमेट करना होता है उसके बाद ये कितना अर्सा जिंदा रहेगा, कैश फ्लो उसको प्रेजेंट वैल्यू लेके आनी होती है ना, फिर उसके बाद डिस्काउंट रेट एस्टिमेट करना होता है, और भी बहुत से इसमें जजमेंट्स एस्टिमेट्स होते हैं। तो याद रखिए वैल्यूएशन सिर्फ एसेट्स की नहीं बल्कि लायबिलिटीज की भी हो सकती है, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, पेंशन लायबिलिटी, जिसे टेक्निकल स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में कहा जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स या रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फिर टैक्स इशू में कौन एक्सपर्ट आता है? टैक्स कंसल्टेंट। आपको याद है जब कभी टैक्स का इशू आता है तो हम टैक्स कंसल्टेंट को कहते हैं लेटर लिखो। इंजीनियरिंग डाटा, डॉक्टर कौन सा इंजीनियर है? कौन सा डॉक्टर तुम्हारे इंजीनियर खोल बैठा है? ऐसे नहीं, हाँ डॉक्टर कोई ताल्लुक नहीं इंजीनियरिंग से, मशीनों का डॉक्टर, हाँ जरा मशीनों का। तो इसमें इंजीनियरिंग डाटा किस तरह यूज होगा? जैसे मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी की लाइफ, भाई ऐसे कितना अच्छा चल सकता है, कोई इसका टेक्नीशियन ही बताएगा। मशीनरी जो है, ठीक है, डेवलप बिल्कुल, और फिर इसकी इंपेयरमेंट हो जाए तो उसकी कितनी कैपेसिटी रिड्यूस हुई है, ये भी हमें इंजीनियर बताता है। अच्छा, फिर कह रहा है कि डिसीजन टू यूज एक्सपर्ट डिपेंड्स ऑन सिग्निफिकेंस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क एंड अल्टरनेट एविडेंस। कह रहे एक्सपर्ट को एंगेज करना है कि नहीं करना, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा एरिया, जैसे फर्ज कीजिए कि वैल्यूएशन फिक्स एसेट खरीदा तो है लेकिन वो एक छोटा सा फिक्स एसेट है, अमाउंट ज्यादा नहीं है, टोटल एसेट बिलियंस में है, वो 2-4 मिलियन का एसेट है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। या बात का ऐसा होता है कि शेयर्स खरीदे हैं, उसको भी मार्केट वैल्यू भी हमने शो करवाना है, वो भी वैल्यूएशन का केस है, लेकिन वो हम उसमें रिस्क नहीं है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे जाके उस दिन की प्राइस देखें, वैल्यूएशन। ठीक है, तो इसलिए लाजमी नहीं है कि इन सारे केसेस में 100% श्योर एक्सपर्ट को यूज करना है, वो हम देखेंगे सिग्निफिकेंस कितनी है, रिस्क कितना है, और क्या अल्टरनेटिव सोर्सेज से एविडेंस मिल सकता है। अच्छा, ये अल्टरनेटिव सोर्सेज भी अच्छी एग्जांपल है कि बाज़ औक़ात मैनेजमेंट ने, अब देखें ऑडिटर ने एक्सपर्ट को यूज करना है एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैनेजमेंट ऑलरेडी एक्सपर्ट को यूज कर चुकी होगी क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। तो ऑलरेडी अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को एंगेज किया है और उसने रिपोर्ट बना दी है क्या, और अगर ऑडिटर को लगे कि ये एक्सपर्ट ठीक बंदा है, क्लाइंट का एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट है,
मार्केट में इसकी रेपुटेशन भी अच्छी है और इसका काम का तरीकाकार भी देख लिया। अब एडिक्वेसी, क्या नाम दिया था हमने, एडिक्वेसी ऑफ वर्क को भी इवैल्यूएट, वो भी ठीक है। क्या लाजमी है कि ऑडिटर अपना एक्सपर्ट इंगेज करेगा कि अब अल्टरनेट सोर्स से एविडेंस मिल गया, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से ही एविडेंस मिल गया तो उसको चेक चुक करेगा, उसके बाद यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली इन सारे केसेस में एक्सपर्ट को यूज किया जाता है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में आपको कह दे बाय डिफॉल्ट आपने कहना है हम एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या कहना है। लेकिन अगर एग्जाम में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मैटर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, रिस्क वगैरह नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है। और अगर खास तौर पे ये कह देता है कि क्लाइंट ने ऑलरेडी अपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट से वैल्यूएशन करवा ली है, तो हमने कहना है कि पहले ही बात हम देखेंगे एक्सपर्ट अल्टरनेटिव सोर्स से एविडेंस लेने की कोशिश करेंगे। अगर उससे हमें एविडेंस मिल गया तो ठीक, वरना फिर हम अपना एक्सपर्ट पॉइंट करेंगे। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में दो टर्म्स यूज होती हैं, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो मैनेजमेंट पॉइंट करती है, और एक ऑडिटर एक्सपर्ट जो ऑडिटर पॉइंट करता है। और ऑडिटर को ऑडिटिंग में एक एडवाइस दी है उन्होंने कि अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को एंगेज किया हुआ है ना, तो आपके लिए एफिशिएंट अप्रोच क्या है भला, कि उस पहले उसको चेक कर लें, अगर वो पास हो जाए जो भी क्राइटेरिया भी हम देखेंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर अपना एक्सपर्ट एंगेज करो। क्लियर हो ये बात? चलिए, अब यहां पे हमने तो ये डिसाइड कर लिया कि एक्सपर्ट को किन सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ सकती है और उसके वर्क को हमने यूज करना है, ये डिसीजन कर लिया। एरियाज आपको पता है हर केस में बताता है, यूजिंग द वर्क में भी उसने एरियाज बताए, जिनमें उसको डायरेक्ट असिस्टेंस में भी बताए, एक्सपर्ट में भी। अगर एक्सपर्ट वाला एरिया आ गया इनमें से कोई, अब चाहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो चाहे ऑडिटर एक्सपर्ट हो, रिक्वायरमेंट एक जैसे है। अगर इन रिक्वायरमेंट से इस फिल्टर से मैनेजमेंट एक्सपर्ट निकल गया, उसके वर्क को यूज कर ले। अगर वो कहीं पे पता चलता है गड़बड़ है, काम ठीक नहीं या बंदा ठीक नहीं, तो फिर अपना एक्सपर्ट। अप्रोच सेम है। और क्या अप्रोच है इंटरनल ऑडिटर में, क्या अप्रोच थी, उसके वर्क को यूज करते क्या करना है, दो काम, बड़े दो काम। नंबर 1 इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करना है, नंबर 2 उसके काम को। एग्जैक्टली यही अप्रोच यहां पे भी है। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी इफ ही यूजेस वर्क ऑफ एक्सपर्ट, स्टेप नंबर 1 उस एक्सपर्ट को वैल्यूएट करो, उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इस एक्सपर्ट को वैल्यूएट करो। स्टेप नंबर 2 उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करो। ठीक है, अब ये बाकी चीजें दरमियान की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ऑब्टेन एग्रीमेंट कह रहा है अगर एक्सपर्ट आपने पॉइंट किया, अगर तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को यूज कर रहे हैं ना, फिर आपने उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करना कोई। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो मैनेजमेंट ने एग्रीमेंट कर लिया होगा। लेकिन अगर आप अपना एक्सपर्ट पॉइंट कर रहे हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट भी करना चाहिए, कुछ मैटर्स एग्री करने चाहिए। आपके ख्याल में क्या क्या मैटर एग्री करेंगे? काम क्या करना है, स्कोप, टाइम, कौन रिपोर्ट कब देगा, और खास तौर पर से कहना है भाई मेहरबानी तेरी हमारी ऑडिट बोर्ड की डेडलाइन से पहले पहले अपनी रिपोर्ट दे दे, ये ना हमारी ऑडिट बोर्ड पहले और आपकी बाद में आ रही हो। और खास तौर पे कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हम आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ना वो कॉन्फिडेंशियल है, इसको आपने आगे यूज नहीं करना। अच्छा, क्या आपने क्लाइंट से हम इजाजत ले चुके होंगे ऑलरेडी कि एक्सपर्ट को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करें? बिल्कुल, एंगेजमेंट लेटर में याद है अरेंजमेंट रिगार्डिंग एक्सपर्ट भी था। तो ये एग्रीमेंट क्यों लिखा हुआ है उसने ये समझ आ गया। अगर हम ऑडिटर बाहर से एक्सपर्ट अपना लेके आता है, उसके साथ एग्रीमेंट करेगा जिसमें नेचर ऑफ वर्क, स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क, एक्सपर्ट की क्या रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी। ऑडिटर कहेगा मैं आपको डाटा प्रोवाइड करता हूं, लैंड का, प्रॉपर्टी का, एम्प्लॉइज का, अगर वो उसमें पेंशन लायबिलिटीज है, प्रॉपर्टी का डाटा, अगर प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन का केस है, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, रिपोर्ट कब देगा, डेडलाइन क्या होगी, फॉर्मेट क्या होगा, और कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट खास तौर पे। तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है जब एक्सपर्ट को हमने यूज करना है? नंबर 1 एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है, नंबर 2 काम को। ये मेन रूल है, छोटी मोटी चीजें और भी हैं, मेन रूल है। एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना हमने क्या चीजें देखनी है? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर में उसने थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्स कर दिया था, कॉम्पिटेंस के प्रोसीजर अलग, ऑब्जेक्टिविटी के अलग, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच के अलग। यहां पे उसने हमें कंबाइन बता दिया, आसान कर दिया। क्या आपने अगर एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और इसमें नोट कीजिए अप्रोच नहीं है, क्योंकि हम उसके एक्सपर्ट चेक ही नहीं कर सकते उसके काम के डिटेल तरीका। क्वालिफिकेशन देखो, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन देखो, इंडिपेंडेंस है कि नहीं। तकरीबन वही पॉइंट जो कि इंटरनल ऑडिटर के थे, सिर्फ यहां पे उसने कंबाइन किया। यह है कंसीडर क्या करना है, एक्सपर्ट में क्या चीजें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। पता कहां से चलेगा इन चीजों का? क्या देखना है, वही क्या देखना है एक्सपर्ट में, क्या होना चाहिए, कैसे देखना है, कैसे पता चलेगा?
पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है पास्ट में हम किसी एंगेजमेंट पे टकराए हो एक दूसरे से, किसी और एंगेजमेंट में भी उसको एंगेज किया हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। डिस्कशन विद एक्सपर्ट और अदर, हो सकता है हमने अगर काम नहीं किया, हमारे किसी साथी ने जो किसी दूसरी फर्म में काम कर रहा है, उसका इंटरेक्शन, उससे पूछना कि यार ये कैसा बंदा है। एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन कर लें, या किसी के साथ 2-3 मिनट डिस्कशन करके अंदाजा हो जाता है कि वो कितना अक्लमंद कितना बेवकूफ है, बिल्कुल हो जाता है। तो डिस्कशन करें, नहीं हो जाता है अंदाजा, हो जाता है। तो अच्छा देखेंगे क्या एक्सपर्ट ने कुछ बुक्स या आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। अगर बुक्स या आर्टिकल्स पब्लिश किए हो तो ऐसे एक्सपर्ट को नॉर्मली हम मोर कॉम्पिटेंट मानते हैं कि लेस कॉम्पिटेंट, इसे काम ही कोई नहीं करने को, सारा दिन लिखना पड़ता रहता है। मोर कॉम्पिटेंट क्योंकि उसने रिसर्च किया है। प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है कि नहीं? अगर मेंबर है, मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बॉडी है ना, एक है, एक्सपर्ट्स की बॉडी नहीं होगी कोई, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर की भी बॉडी है, वो आज के क्वेश्चन में आया था ना, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, IIA। एक्सपर्ट की भी हो सकता है बॉडी। तो इससे हमें कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्ट वैल्यूएट कर लिया, एक्सपर्ट हो गया पास। हमें पता चला प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाई क्लाइंट ने, हमने कहा प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाई, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। एरिया देख के हमने ये एक्सपर्ट। अब अगला सवाल, एक्सपर्ट कौन सा होना चाहिए? हम पहले मैनेजमेंट के एक्सपर्ट स्कैन करेंगे, अगर उसमें कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी है उसी को यूज कर लो। अगर उसमें कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, मार्केट में से कोई कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट उठाओ और उसके साथ एग्रीमेंट कर लो। उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट में क्या चीजें लिखते हैं वो क्लियर। चलिए, अब हमने एक्सपर्ट को एंगेज कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, अब हमने उसको कहना जाओ काम करो। वो महीने बाद रिपोर्ट लेके आ गया। आज से 10 साल पहले, 15-20 साल पहले ये रूल होता था कि आप एक्सपर्ट की फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए आप जो रिपोर्ट दे आंखें बंद करके वैल्यूएशन एडजस्टमेंट कर ले। लेकिन इस चीज को मैनेजमेंट ने अपने गलत मकसद के लिए इस्तेमाल। वो एक्सपर्ट शुरू में तो इंडिपेंडेंट होता था जब हम उसको चेक करते थे, वो बाद में जब काम कर रहा था ना, उसके ऑफिस में जाके 2-3 मुलाकातें करता था और उसको अपनी मर्जी की रिपोर्ट करता था, चाय पानी। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने एक बहुत ही अजीब लेकिन लॉजिकल रिक्वायरमेंट रखी है कि आपने उसके एक्सपर्ट को तो वैल्यूएट किया, उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी वैल्यूएट किया। करना है, हमने कहा नहीं कर सकते। हम IAS ने कहा नहीं करना है एक्सपर्ट के वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट, हमने कहा नहीं कर सकते। उसने कहा करना है, नहीं कर सकते। उसने क्यों नहीं कर सकते? अब मैंने कहा हम इंजीनियर थोड़े ही हैं, हम वैल्यूअर थोड़े ही हैं, हम वकील थोड़े ही हैं, हम कैसे? तो क्या इसका यह मतलब है कि इन चीजों को कभी वैल्यू? मैंने कहा नहीं, डिटेल चेकिंग ना करो, बड़ी बड़ी चीजें तो देख लो, बड़ी बड़ी चीजें देख लो। अब देखे जब हम छोटे थे ना, बात का ऐसा होता है, हम में से कुछ ऐसे छोड़ो कि जिनके वालिदैन इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, लेकिन शौक होता है बच्चों को पढ़ाने का, तो स्कूल से काम मिलता है, मैथ का वर्क है। क्या हमारे घर वाले ये चेक कर सकते हैं कि हमने होम असाइनमेंट किया कि नहीं? भाई वो कैसे, उनको तो मैथ आता ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर अब वो ये नहीं देखेंगे 2 into 3 6 है कि नहीं, ये नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल हो सकता है उनको ये ना आता, लेकिन उनको ये तो पता होगा ना, होम असाइनमेंट मिलती है, कुछ ना कुछ लिखना होता है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, भाई ये तो चेक कर लेंगे ना, ठीक है। और ये तो चेक कर लेंगे कि ये 3 सफ़े लिखे हुए हैं कि 6 सफ़े लिखे हुए हैं। भाई हर रोज 6 सफ़े लिखता था बच्चा, आज उसने 2 सफ़े लिखे हैं, आज लगता है असाइनमेंट पूरी नहीं की। ये ब्रॉड लेवल की चीजें देख सकते हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन सही किया है कि नहीं, टेक्निकल चीजें मैं नहीं देख सकता कि इधर से ये वाली रग जो है ये इसने काट दी है, वेन काट दी थी, ये वाली काट दी है, ये नहीं देख सकता। लेकिन मैं ये तो देख सकता हूँ कि जिस जगह ऑपरेशन हो रहा है वो साफ सुथरी है कि नहीं। ये तो नहीं कि मरीज के पेट में कैंची तो नहीं भूल गया। अगर इस तरह की चीजें हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए आम इंसान, आप देखते हो कि बात रिपोर्टर भी पहुंच जाते हैं, उनकी बला जाने के डैम कैसे बनना है और ऑपरेशन कैसे होना है मरीज का, इंजीनियरिंग क्या, लेकिन वो ब्रॉड लेवल की चीजें चेक कर लेते हैं। क्या आप ये कर सकते हैं चेक? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए IAS ने कहा परेशान ना हो। जब हमने कहा ना वैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क, तो इंटरनल ऑडिटर में तो आप लोग खुश हो गए कि हमारी फील्ड है, हम दबा के चेक करेंगे। लेकिन एक्सपर्ट में आप सैड हो गए कि हमारी फील्ड नहीं है, कैसे चेक करेंगे? उसने कहा सैड नहीं होना, सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें चेक करनी है, ब्रॉड, जिसे आप कहते हैं ना कि आप ये देखना सिर्फ ब्लंडर तो नहीं मारा कोई, बस। हमने कहा वो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उसने कहा सुने, आपने इवैल्यूएट करना है कि एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस ऑफ सोर्स डाटा, कि जो एक्सपर्ट ने सोर्स डाटा यूज किया है वो ठीक है कि नहीं, एक्यूरेट, कंप्लीट। ये एग्जांपल गौर से सुनिएगा, पहले फैक्टर फिर एग्जांपल बिल्ड करूंगा। आपने एक्सपर्ट के वर्क को देख रहे हैं, सबसे पहले क्या देखना है? सोर्स डाटा ठीक है कि नहीं, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस। फिर देखना है रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस ठीक है कि नहीं। फिर देखना है रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, कि एक्सपर्ट की फाइंडिंग और कंक्लूजन ये रीजनेबल है कि नहीं।
ठीक है। अच्छा, याद करने के लिए ना एक चीज, जहां पे आखिरी फैक्टर एंड हो रहा है वहां पे अगला फैक्टर शुरू हो रहा है। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलिवेंस ऑफ सोर्स डाटा, फिर रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ assumptions, फिर रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। जैसे जैसे नहीं कोई बात। अच्छा अब सुने, आगे चलते हैं। तो जैसे फर्स्ट कीजिए, इसका एग्जांपल में फिट करते हैं। हमने प्रॉपर्टी वैल्यूअर से कहा इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर दो। क्लाइंट की माल रोड पे 10 कनाल का प्लॉट है, इसकी वैल्यूएशन करो। उसने कहा वैल्यूएशन, अब उसे पता है हम तो काउंटिंग ऑडिट के एक्सपर्ट है, वैल्यूएशन जाने हमारी बला। उसने महीने बाद रिपोर्ट लाके दे दी, क्या एज इट इज एडजस्टमेंट कर लें? एज इट इज नहीं। अब सुनिए हम ये कैसे ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप नंबर, हम कहेंगे सोर्स डाटा ये देखें। अच्छा एक चीज आप नोट करें, स्टैंडर्ड ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है सोर्स डाटा चेक करने की, assumptions की और आउटकम। जो टेक्निकल प्रोसेस है वो कहीं नहीं आ रहा, इसलिए कि वो हम चेक ही नहीं कर सकते। उसने कहा आप ये 3 चीजें चेक कर लें, आपका समझ लें कि आपकी तसल्ली हो गई, ब्लंडर सारे देख ले, कोई नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करके हम ये तो देख सकते हैं कि क्लाइंट के पास जो प्रॉपर्टी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट हैं वो 10 कनाल के हैं कि 8 के हैं। पता चले 8 कनाल के है तो ये तो वैल्यूएशन गलत हो गई, ये चेक कर सकते हैं कि नहीं। उसने कहा ये लो, ये सोर्स डाटा, ये जिस डाटा की बेस पे वैल्यूएशन हो रही है वो एक्यूरेट कंप्लीट है कि नहीं, कर लिया। फिर हमने जिंदगी में आज तक किसी ने भी वैल्यूएशन प्रोबेबली नहीं की होगी, लेकिन हम सबको इतना तो पता है कि जब लैंड की वैल्यूएशन होती है तो लैंड 3 तरह की होती है, एक एग्रीकल्चरल, एक रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल। तो हमने देखना कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें एग्रीकल्चर की वैल्यू सबसे कम होती है, फिर रेजिडेंशियल, फिर कहीं ऐसा तो नहीं दरिया रावी के किनारे जगह है और उसकी वैल्यूएशन ऐसे की गई है जैसे गुलबर्ग में हो, जैसे हाल रोड में हो, ऐसे ऐसे तो नहीं ना होनी चाहिए। क्या हम ये देख सकते हैं कि नहीं assumption ठीक है कि नहीं, यानी रेजिडेंशियल है तो कमर्शियल की वैल्यूएशन ना हुई हो, इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत है नहीं। और हम ये देख सकते हैं कि फाइंडिंग एक्सपर्ट की वो रीजनेबल है कि नहीं, यानी एक्सपर्ट ने कहा इस लैंड की वैल्यू ये है, हम उधर चक्कर लगाए घूमने फिरने और आसपास के प्रॉपर्टी पूछ ले सर इसकी वैल्यू कितनी है, या इस एरिया में रिसेंटली कोई लैंड सेल हुई है, वो हुई है तो किस रेट पे। और आजकल तो उधर आपको डीलर से भी मिलने की जरूरत है, जमीन.com पे जाएं, OLX पे भी जाएं, बहुत सी चीजों की वैल्यूएशन उधर से हो जाती है। अगर आप ये 3 प्रोसीजर चेक कर लें, खुद बताएं क्या अब एक्सपर्ट कोई छोटा मोटा शायद 2 नंबर अभी भी हो, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें आप कवर कर लेंगे। और इन चीजों को चेक करने के लिए किसी एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत नहीं। उस भाई क्लियर हो गई ये बात। तो हमने क्या काम करना है एडीकेसी ऑफ वर्क में, सोर्स 3 चीजें, सोर्स डाटा, assumptions, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। सोर्स डाटा, assumption, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। अब जब ये काम कर लेंगे, या तो आपकी तसल्ली हो जाएगी या नहीं होगी। तसल्ली हो जाए चैप्टर यहीं खत्म। अच्छा एक चीज वो कहता है बाज़ औक़ात ना आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, इस फील्ड की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो अंडरस्टैंडिंग किस लिए ऑब्टेन करनी पड़ेगी, 2 रीजन की वजह। एक, जब उसको स्कोप बताना है काम क्या करना है एक्सपर्ट ने उसके लिए, और एडिक्वेसी को चेक करने के लिए। थोड़ी बहुत सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, काम सीखना नहीं है, LLB करने नहीं निकल जाना। सिर्फ ये देखना कि जो केसेस होते हैं ना, एक सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, और केसेस में एक प्रेसिडेंट भी होता है, पिछले केस भी होते हैं, उनका फैसला तकरीबन वैसा ही होता है। नेक्स्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा मुझे बताएं, एक्सपर्ट को वैल्यूएट कर लिया, फैक्टर्स क्लियर, उसके वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट कर लिया। 3 चीजें क्या देखी, सोर्स डाटा, assumption, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। इसके बाद या तो वर्क एडिक्वेट होगा, अगर है इधर ही खत्म कर, अगर नहीं है तो क्या करना है, नो प्रॉब्लम। एक्सपर्ट से कहे एक्सपर्ट भाई मजीद काम करो, तेरा काम सफिशिएंट नहीं है, तेरा काम एडिक्वेट, मजीद काम कर, मेहरबानी उसकी मजीद काम कर। अगर मजीद काम ना करे, वो कहे मैंने नहीं करना, हम कहेंगे शाह हम खुद कर देंगे, लेकिन प्रोबेबली हम खुद नहीं कर सकेंगे, इस काबिल होते तो पहले ना कर लेते। लेकिन कभी कभी याद रखें, आपने कभी देखा, कभी बाज़ औक़ात एंट्री टेस्ट देने के लिए अगर जाए ना कोई, या पेपर देने के लिए जाए, तो उनमें से आपको लगा पता चलेगा किसी ने MBBS भी किया हुआ है। कुछ लोगों को ना मल्टीपल डिग्रीज का शौक होता है, तो हो सकता है कि बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, वो वकील भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, ऑडिटर भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, कार का मैकेनिक भी हो, मोटर भी ठीक कर लेता हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए अगर तो वो खुद भी उसके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, उसमें ऐसी फैसिलिटीज हैं, तो वो खुद कर ले काम। स्टेप नंबर 1 एक्सपर्ट से कह दे, स्टेप नंबर 2 नहीं करता खुद कर ले, अगर उसका मल्टीपल डिग्रीज है। नहीं तो क्या करे, हाँ तो फिर क्या है, स्कोप लिमिटेशन, ठीक है, आइटर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। हाँ एक जगह पे एक और ऑप्शन भी लिखी है कि एक और एक्सपर्ट को भी एंगेज कर ले, लेकिन वो उस वक्त जब मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो, तो फिर अपना अलग से एक्सपर्ट एंगेज कर ले। एक और ऑप्शन भी एक जगह पे लिखी, क्लियर होगी ये बात। आखिरी क्वेश्चन,
यहां तक बताइए आज के लेक्चर में कोई मुश्किल चीज तो नहीं था, क्योंकि ये उसी पैटर्न के ऊपर है जिस पैटर्न पे यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर था। क्या एक्सपर्ट के वर्क को अगर यूज करें हम रिपोर्ट में उसका जिक्र कर सकते हैं? इसका जवाब है कि ऑडिट मैटर में तो कर सकते हैं, इसके अलावा रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं करना, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। बाज़ औक़ात लॉ कहता है कि एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया तो रिपोर्ट में लाजमी जिक्र करें, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो या बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपर्ट का नाम लिखना जरूरी हो। जैसे अगर एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन रिपोर्ट दी 100 मिलियन की, क्लाइंट ने रिकॉर्ड की थी 150, हमने कहा 50 मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, क्या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सपर्ट का जिक्र करना पड़ेगा? इस सिचुएशन में कर सकते हैं पहले। दूसरा कब कर सकते हैं? जब लॉ रिक्वायर करे, ठीक है। जैसे लॉ ने की ऑडिट मैटर में रिक्वायर किया हुआ है, पाकिस्तान की एग्जांपल दे दूं आपको, की ऑडिट मैटर में इसका जिक्र करना है, पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनी के केस में लॉ ने रिक्वायर किया हुआ है, पता है ना आपको? yes, इस सूरत में या जब बेसिस फॉर, वरना एक्सपर्ट के वर्क को रिपोर्ट में इंक्लूड मेंशन नहीं करना। क्लियर हुई जी बात? ठीक है। अच्छा, अगर एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर लिया जाए तो इसका यह मतलब है एक्सपर्ट के काम का एक्सपर्ट ही जिम्मेदार है। अगर बाद में पता चले एक्सपर्ट के वर्क में गड़बड़ थी, फांसी किसको लगेगी? ऑडिटर को। क्यों भला? हम ऑडिटर हम थे, ओवरऑल फाइनेंशियल के हम जिम्मेदार थे। एक्सटर्नल वर्ल्ड हमें कहेगी, हम कहेंगे उनको सर हमने काम थोड़ी गलत किया है, उन्हें कहेंगे ये तो तुमने किया था, उसको वैल्यूएट तो तुमने करना था, उसके वर्क की एडुकेशन तुमने वैल्यूएट करनी थी। एक्सटर्नल वर्ल्ड हमें फांसी लगाएगी, अपनी फांसी भुगतने के बाद फिर हम एक्सपर्ट के पास जाएंगे। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए हम जिम्मेदार है, वो लॉ में पढ़ते थे ना आप, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए पार्टनर जिम्मेदार है, और फिर पार्टनर उधर से जो डिफॉल्टी पार्टी होती थी उसे एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार है, और फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड को भुगतने के बाद प्रिंसिपल एजेंट को पकड़ता था, क्यों अथॉरिटी से एक्सीड किया। उसी तरह यहाँ पे भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए हम जिम्मेदार, और फिर उसके बाद हम एक्सपर्ट को कहेंगे तेरे साथ एग्रीमेंट हुआ था, स्कोप एग्री हुआ था, ये काम करना है, एग्रीमेंट था, स्कोप एग्री हुआ था एग्रीमेंट में, क्यों नहीं वैसे काम किया, डंडी क्यों मारे? तो याद रखिए एक्सपर्ट को यूज करने से हमारी रिस्पांसिबिलिटी, हमारे प्रोफेशन में क्या करते थे हमारे सीनियर, रिस्पांसिबिलिटी शेयर होती है, शिफ्ट नहीं होती। रिस्पांसिबिलिटी शेयर होती है, जब हम किसी शिफ्ट नहीं होती है, नहीं कि वही जिम्मेदार है हमसे, हम भी, क्योंकि अल्टीमेट हर चीज की जिम्मेदारी ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट बोर्ड के ऊपर हमारे साइन। क्लियर जी? तो आज हमने एक्सपर्ट पढ़ा। आज के लेक्चर में आपको सबसे अच्छा कंसेप्ट कौन सा लगा? एरियाज के इवैल्यूएटिंग एक्सपर्ट, के इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी, के रेफरेंस इन रिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। मुझे तो रेफरेंस इन रिपोर्ट वाला सबसे अच्छा लगा है, बहरहाल बाकी आपकी मर्जी, अपना अपना पसंद। चलिए असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।